वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में पुलिस को एक घर मिलता है जहां एक पूरी फैमिली मर चुकी होती है। हर जगह खून, तोड़-फोड़ और अफरा-तफरी का मंजर होता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि बेसमेंट में एक लाश मिलती है, एक जवान लड़की की। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, जैसे अभी ज़िंदा हो। उसकी स्किन बिल्कुल फ्रेश, ना खून ना ज़ख्म। पुलिस हैरान रह जाती है और उस लाश को फॉरेंसिक लैब भेज देती है। लैब में 2 लोग काम करते हैं, एक एक्सपीरियंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन। दोनों रात को लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी होते हैं। लैब का माहौल शांत है, बस पुराने पंखे की आवाज़ और ठंडी हवा चल रही है। जब वो लाश को टेबल पर रखते हैं, दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे इस लाश के आसपास कोई भारी हवा है। टॉमी लाश की स्किन देखकर हैरान रह जाता है। बाहर से लाश एकदम परफेक्ट है, जैसे अभी अभी ज़िंदा लड़की की हो, लेकिन जब वो उसकी आंखें चेक करता है तो बिल्कुल सफ़ेद निकलती है, जैसे लाश कई दिन पुरानी हो। ये सब कॉन्ट्राडिक्शन उनको कंफ्यूज कर देता है। फिर वो उसकी कलाई और पाँव देखते हैं, अंदर की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन बाहर एक भी निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसने बाहर से देखे बिना बहुत कुछ सहा हो। और सबसे ज़्यादा शौक तब लगता है जब पता चलता है कि उसकी ज़ुबान काट दी गई है। अब वो लाश को कट करके अंदर देखना शुरू करते हैं। जब वो चेस्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसके लंग्स दिखते हैं। वो काले पड़ चुके होते हैं, जैसे किसी ने अंदर से जला दिया हो। फिर वो हार्ट चेक करते हैं, उस पर भी जलने के निशान होते हैं, जैसे इस लड़की को अंदर ही अंदर ज़िंदा जला दिया गया हो। फिर वो उसका पेट देखते हैं और यहाँ मिलती है सबसे बड़ी चीज़, एक पुराना कपड़ा। कपड़े पर अजीब अजीब सिंबल्स बने हुए होते हैं। कपड़े पर लिखे हुए निशान देखकर लगता है कि ये कोई काला जादू या पुरानी रस्म से जुड़ा हुआ है। ऑस्टिन और टॉमी एक दूसरे को देखते हैं। अब तक काफ़ी लाशों को पोस्टमार्टम किया था, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहे हैं। जब से ये कपड़ा मिलता है, लैब के अंदर अजीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। रेडियो अपने आप चल पड़ता है और पुराने ज़माने के गाने बजने लगते हैं। लाइट ज़ोर से हिलने लगती है, कभी कभी बुझ जाती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ऑस्टिन डर जाता है। डैड, ये क्या हो रहा है? टॉमी उसे कहता है, फोकस करो, हमें काम ख़त्म करना है। लेकिन दोनों के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिखने लगती है। जब वो लाश के अंदर से सिंबल्स और जलने के निशान देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि शायद ये लड़की किसी पुरानी चुड़ैल का शिकार बनी थी, जैसे पुराने ज़माने में लोग औरतों को जादूगरनी कहकर जिंदा जला देते थे। मगर यहाँ बात और ख़तरनाक थी। इस लड़की के ऊपर सिर्फ जुल्म ही नहीं हुआ था, बल्कि उस जुल्म की ताकत उसके अंदर बंद कर दी गई थी। मतलब ये कि जैसे इस लाश को किसी ने श्राप दिया हुआ हो। जैसे जैसे वो और गहराई में जाते हैं, लाश के साथ बिताया हर पल उनके लिए अजाब बन जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, लैब का माहौल और भयानक हो जाता है। अचानक जेन डोए के आसपास रखी हुई लाशें हिलने लगती हैं, दीवारों पर खरोंचें दिखने लगती हैं, वेंटिलेशन डक्ट से आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई उसके अंदर चल रहा हो। अलमारियां अपने आप खुल जाती हैं और सबसे डरावनी बात, मुर्दा घर में रखी और लाशें हिलने लगती हैं। ऑस्टिन और टॉमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वो फंस गए हैं और इस लाश से छुटकारा पाना मुश्किल है। फिर वो इस लड़की की लाश को जला देते ताकि ये सारा मसला ख़त्म हो जाए जो इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन आग पूरे कमरे में फैल चुकी है। ऑस्टिन उस आग को बुझा देता है। आग बुझाने के बाद वो देखता है लड़की की लाश वैसे की वैसी है। उस लाश को उस आग का कोई असर नहीं हुआ। फिर उन लोगों को लिफ्ट के आसपास से आवाज़ आती है। वो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा अटक जाता है। फिर टॉमी और ऑस्टिन दोबारा ऑटोप्सी रूम में जाते हैं ताकि उस लड़की के बारे में और जान सके, और उस कपड़े के सिंबल से उनको ये पता चलता है कि ये लड़की 17वीं सेंचुरी में मारी गई थी। ये जानकर टॉमी उस लड़की की लाश के पास जाता है और उसके कान में बोलता है, देखो, हमारा मकसद तुम्हें तकलीफ़ देने का नहीं था। तुम हमें माफ़ कर दो और अपना बदला मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। बस ये कहना था। टॉमी के हाथ पैर की कलाइयाँ टूटने लगती है और उसकी बॉडी के पार्ट्स अंदर से जलने लगते हैं, सेम वैसे ही जैसे इस लड़की के थे। अब टॉमी से वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने बेटे ऑस्टिन से बोलता है, बेटा, मुझे मार डालो,
मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऑस्टिन अपने फादर को तकलीफ़ में देख नहीं पाता और छुरा अपने फादर के सीने में मार देता है। अब ऑस्टिन बाहर जाने के रास्ते ढूंढता है और विंडो के पास आता है, लेकिन पीछे उसको अपने फादर की डेड बॉडी खड़ी नज़र आती है। ये देखकर ऑस्टिन घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेलिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। सुबह पुलिस आती है और लैब का मंजर देखकर हैरान हो जाती है। ऑस्टिन जिंदा नहीं रहता, टॉमी भी नहीं, सिर्फ एक लाश टेबल पर पड़ी होती है, बिल्कुल वैसे जैसे रात को मिली थी। और जब वो लाश को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, एम्बुलेंस में रखी लाश के पाँव हल्के से हिलते हैं, जैसे वो अभी अभी जिंदा हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑटोप्सी नहीं थी, ये था एक राज जिसने इंसानों के जुल्म से जन्म लिया, और जब तक ये लाश कहीं मौजूद है, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा।